जय हिंद। वेलकम आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ समय पहले हमने भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था या राजनीतिक विज्ञान को स्टार्टिंग करके थोड़ा छोड़ दिया था। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से हम आगे बढ़ाते हुए इस सब्जेक्ट को दोबारा से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा मैंने आपको संविधान के बारे में, अब देखिए पहले कुछ चीज़ें वो क्लियर कर लीजिए पढ़ने से पहले। हम जो टॉपिक लेंगे वो इतिहास जहाँ से ख़त्म हुआ है और राज्य व्यवस्था जो स्टार्टिंग होती है वहाँ से लेंगे। बीच में से कोई टॉपिक ऊपर नीचे नहीं करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह सीक्वेंस वाइज, हम एक छोटी सी वीडियो में बता दिया था कि किस तरह हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। तो संवैधानिक जो इतिहास जो पहला टॉपिक है उसमें भी देखना, इसमें जो राजनीतिक विज्ञान है इसमें एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ा जाता है, शब्दों का खेल है। हमने यहाँ पे लिखा है भारतीय संवैधानिक इतिहास, ना कि लिखा है संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास में तो हम जो और जो कंट्रीज हैं और देशों का संविधान बनाया है उन सब के इतिहास की बात कर सकते हैं। यहाँ पे संवैधानिक इतिहास में तो ये हो जाएगा कि जहाँ से इतिहास, संविधान का प्रारंभ होता है, किसने क्या लिखा, शुरुआत तो की होगी किसी न किसी ने संविधान लिखने की, तो उसका इतिहास नहीं पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे हमारा पहला टॉपिक भारतीय संवैधानिक इतिहास। ठीक है, मतलब संविधान को कहाँ से लिखना स्टार्ट किया, कहाँ से प्रेरणा आई, सीधा हम कूदेंगे नहीं संविधान सभा पे। भाई पहले ये तो देखेंगे कि क्या आवश्यकता हुई। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमें देश की, संविधान की, लोकतंत्र की, इन सब की आवश्यकता क्यों होती है। देश किससे मिलकर बना होता है, राज्य हम किसे बोलते हैं। भाई हम कई जगह संविधान में, राजनीतिक विज्ञान में देश शब्द का प्रयोग करते हैं, कई जगह राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इन सब शब्दों का हम किस जगह कहाँ यूज करते हैं, बड़े गौर से इस चीज को देखना रहता है। तो हम राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत ही समझ लीजिए पहला टॉपिक इसे। अभी हम भारतीय संविधान या राज्य व्यवस्था पे नहीं आए इस टॉपिक में। जब हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे और संविधान को पढ़ेंगे, संविधान के अंदर जो चीज वर्णित है उन सबको पढ़ेंगे, तब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान को। जब हम भारतीय शासन को पढ़ेंगे, पदों को पढ़ेंगे, भाई इस पद में ये है, उस पद का ये, तो हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था को। तो अभी हम राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक समझ लीजिए, भारत से रिलेटेड उसको पढ़ते हैं। भारतीय राजनीतिक विज्ञान का जो टॉपिक है संवैधानिक इतिहास, उसकी बात करेंगे। पिछली क्लास में हो ही गया था, जहां तक हमने बता दिया था संविधान के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। लास्ट हमने छोड़ा था, आपको पता हो तो हम थोड़ी सी बात करके छोड़ गए थे प्लासी के युद्ध की, बक्सर के युद्ध की। उसके बाद में बताया था कि किस तरह ब्रिटिश भारत में आते हैं। तो अभी हम जो आधुनिक इतिहास में भी जिस चीज को पढ़ते हैं और संवैधानिक इतिहास में भी जिस चीज को पढ़ते हैं, दोनों को मिक्सअप करके पढ़ते हैं। तो उस जगह पे हैं। देखिए, जो इतिहास का टीचर है वो इस चीज को करके छोड़ देता है कि ये किसका भाग है, पॉलिटी का भाग है। ठीक है, जो पॉलिटी वाला टीचर है वो ये कह के छोड़ देता है कि ये इतिहास का भाग है। ना ये इधर का रहता है ये टॉपिक, ना उधर का रहता है। अधिकतर एग्जाम्स में इस टॉपिक में से लगभग एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है आराम से, 1 से 2 क्वेश्चन तो आराम से निकल के आ जाते हैं इस टॉपिक से, इस संवैधानिक इतिहास के टॉपिक से। आगे हम जो पढ़ते हैं, अब जो भी, चलो इसके बाद में जो टीचर पढ़ाता है, पढ़ा भी थे, तो उसमें क्या करते हैं वो सीधे सीधे आपको उंगलियों पे लटा देंगे कि भैया 73 में एक एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद में हर 20 साल में एक्ट आते रहते हैं। लास्ट में 53 तक आते हैं। 57 तक आपने एक कहानी सुनी होगी, 57 तक ब्रिटिश ताज के अधीन हो जाते हैं। उसके बाद में जो एक्ट आते हैं वो 10-10 साल के ही रहते हैं। तो चलते 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 आपको लास्ट 1947 तक के 10-5 एक्ट के नाम लिखा देते हैं। उन एक्ट्स के अंदर जो जो चीजें हैं, भाई मोस्ट जो चीजें हुई है, 1-2-5 चीजें वो लिखा देते हैं और छुट्टी। ये हो गया आपका संवैधानिक इतिहास। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए, क्योंकि ये एक बात और क्लियर है, कई ऐसी चीजें हैं जो आगामी जो भारतीय संविधान का निर्माण करेंगे, वो जो चार्टर एक्ट्स हैं, जो ये अधिनियम में जो चीजें आई है, वो यहीं से सीधी की सीधी समझ में आ जाएंगी। मतलब अब इसका एक छोटा सा उदाहरण है। वर्तमान में हम हमारे देश का सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के पद की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के पद को अब हम जब इन एक्ट्स को पढ़ेंगे तो जो बात करेंगे हम जनरल की, फिर बाद में जो गवर्नर जनरल बनता है बंगाल का, उसके बाद में वही व्यक्ति आगे जाके जो पद है वो भारत का गवर्नर जनरल बन जाता है, जी। ठीक है, तो वही पद आगे जाके फिर राष्ट्रपति का रूप धारण कर लेता है। ये चीजें यहीं से समझ में आ जाएगी। अब राष्ट्रपति अब जब ये सारी चीजें हम आराम से पढ़ेंगे तो ये एक तरीके से बेसिक हो गया। ये चीजें क्या होगी, बेसिक होगी संवैधानिक इतिहास।
लास्ट एक कहानी के तौर पे समझते हैं शुरुआत से। 73 पे आएंगे हम, सीधे 73 के लिखाने की वो नहीं है, 73 पे भी आएंगे। 73 में क्या होता है, अब तक आप 73 ही 73 पढ़ रहे थे, 73 में भाई ये चीजें हुई थी, लेकिन वो 73 ही क्यों आया, 73 में ही क्यों आया? सबसे पहली चीज, 73 को रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, तो उसे क्यों कहते हैं? अंग्रेज भारत में कब आए, ये हमने छोटा सा बात कर ली थी स्टार्टिंग, हम जब पहली क्लास पढ़ी थी उस प्लेलिस्ट में। आज हमारे फर्स्ट टॉपिक का नाम संवैधानिक इतिहास, और मैं तो कहता हूं संवैधानिक इतिहास नहीं, ये भी गलत लिखा हुआ है, भारतीय संवैधानिक इतिहास की प्रॉपर चीज क्या होगी, भारतीय संवैधानिक इतिहास। क्योंकि मैंने पहले बोला है इस विषय को शब्द के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ता है एक एक चीज को समझने के लिए। 1600 में अंग्रेज भारत आते हैं घूमने के लिए, मतलब घूमने के लिए नहीं आ रहे, किस काम से आते हैं? 1600 में आपने सुना होगा सबसे पहले, उससे पहले डच, पुर्तगाली, ये सब जो भारत में किस लिए आए थे? व्यापार करने के लिए। अंग्रेज भी भारत में किस लिए आते हैं? ताजमहल देखने के लिए नहीं, व्यापार करने के लिए। अब शुरुआत करते हैं व्यापार की। अब वहां से एक पहले ये ध्यान रखना, जब अंग्रेज भारत में आए थे उस समय, ये चीज अभी से क्लियर कर लेना, जो हम भारतीय संसद की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, इन सब चीजों की बात करते हैं ना, संविधान की, इन सब चीजों की, ये चीजें ब्रिटिश में जो पहले से चल रही थी, बहुत पहले से। अब सोचो, हम तो यहाँ पे भी नींव नहीं डली, हमारी भारतीयों की नींव नहीं डली थी, हमारे यहाँ पे उस समय तत्कालीन क्या हो रहा था उसकी भी बात करेंगे हम। और वही चीज उस जगह क्या हो रही थी, वहां पे क्या था, वहां पे संवैधानिक सरकार, ये सब कुछ पहले से हो गया था, इसलिए वो हमसे इतने आगे थे, इसलिए ही उन्होंने ये समझ लीजिए कि हम पे शासन किया था। अंग्रेज भारत आने से पहले आपको पता है अमेरिका जैसे देशों में जा चुके थे। अंग्रेजों ने अमेरिका में इतना, जब हम विश्व इतिहास की बात करेंगे तो इतना अच्छा विकास किया था, बहुत अच्छा विकास किया था, लेकिन बदले में उनको क्या मिला था, वो जब हम विश्व इतिहास पढ़ेंगे, अमेरिका की क्रांति वगैरह पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा। अभी इतना समझिए, अंग्रेज यहाँ पे आए थे सिर्फ इतना सा कहने के लिए, एक कंपनी के रूप में, जैसे हमारे यहाँ पे आजकल बहुत सारी कंपनियां हैं। इस चीज का भी ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है ना कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत आए थे, ये है ना, ये भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत तगड़ा प्रभावित करता है। और ये चीज आज भी लोग है ना, आज भी लोग इस चीज का माइंड, अब तो खैर वैश्वीकरण हो गया, उदारीकरण हो गया, तो सब लोग खैर विश्व से जुड़ गए, लेकिन भारत जब तत्कालीन आजाद हुआ था ना, तो सबसे पहले डर क्या था, हम किसी भी कंपनी को भारत में आने ही नहीं देंगे। ये कहते थे हम किसी भी कंपनी को भारत में आने ही नहीं देंगे। वो जो डर घुसा था ना, वो फोबिया घुसा था ना कंपनी का, वो यहीं से घुसा था, क्योंकि ये लोग कंपनी के रूप में भारत आए थे, और वहीं से हमारा इतिहास, भूगोल, वर्तमान सब कुछ चेंज हो गया। तो जो कंपनियों का फोबिया घुस गया, डर घुस गया, जो मतलब भारत आजाद होते ही हमारा पहला क्या था कि भैया कुछ भी करेंगे लेकिन ये कंपनियों को नहीं आने देंगे। सीधी सी बात है, भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर दिया था इसी डर के कारण, क्योंकि उन्होंने ये चीज देखी है कि उन्होंने अर्थव्यवस्था को बिल्कुल बंद कर दिया, हम पुरानी जो हमारी संस्कृति थी वैसे रह लेंगे, हमको विदेशों से वो नहीं है, लेकिन कुछ भी हो जाए हम कंपनियों को भारत में नहीं आने देंगे। क्लियर प्रतिबंध था, आपको पता है, क्लियर प्रतिबंध था, कोई भी विदेशी कंपनी भारत में नहीं आती थी स्टार्टिंग में, क्योंकि उनको ये डर था कि फिर से ये लोग आएंगे और जो माथापच्ची करके हम आजाद हुए वापस घूम फिर के हम वहीं पे आ जाएंगे, उनको ये डर था। इसलिए भारतीयों ने क्या किया कि हम कंपनियों को नहीं आने देंगे, क्योंकि उन लोगों ने कंपनियों की स्थिति देखी थी 1600 से कि हमारे साथ क्या हुआ था। अब उस समय, अब आप देखिए 1600 की बात करते हैं हम। 1600 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश से, एक ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश संसद से एक पत्र लेती है कि हम ऐसे ऐसे भारत में जाएंगे और व्यापार करेंगे। वो यहां से इंडिया आते हैं। अब आप इस चीज को तो नोट कर ही लीजिए कि उस समय हमारी तत्कालीन स्थिति क्या थी, हम क्या थे। हम भाई साहब, हम ऐसे थे कि हर गली का एक राजा बन गया था हमारे यहाँ पे। हर गली में भैया मैं राजा हूं, यहाँ का ये एरिया मेरा है, यहाँ का मैं राजा हूं, मेरे को उससे मतलब नहीं है, उसको इससे मतलब नहीं है, हर कोई तो राजा मतलब आप इतना अनुमान लगाइए कि कुछ भी कहो, अंग्रेजों ने उनके मतलब खुद के हित के लिए भले ही उनका एकीकरण करने में वो किया हो, मतलब उनको अपने बैनर तले लिया हो, लेकिन फिर भी जब वो गए थे तो 563 प्लस सोचिए 563 रियासतें बटी हुई थी हमारे देश में। तो उस समय क्या स्थिति रही होगी, मतलब हर गली में, इतना समझिए कि इतना मोहल्ला है ना एक छोटा सा,
उस मोहल्ले का उठ के साहब मैं यहाँ का राजा हूँ, फिर वहां से उठेंगे मैं यहाँ का राजा हूँ। कुछ एक जो बड़े नवाब या राजा थे, जैसे दिल्ली, अवध, बंगाल, मद्रास, ऐसे राजा थे, तो उनकी तो अलग बात है। बाकी हर गली मोहल्ले में एक राजा उठ जाता था, हम ये राजा थे। अब राजाओं की कहानी अलग, ये मेरा एरिया है, मैं इसमें मतलब आपस में लड़ना है। अंग्रेजों ने इस चीज का फायदा उठाया। आपने सुना होगा कि भाई हमारी फूट मतलब अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो, हमारे मतलब हमारे ऊपर इस तरह शासन किया, ऐसे कहानियों में सुना होगा। ये असली बात है। 1600 में आए थे व्यापार करने, लेकिन इस कारण इन्होंने ये देखा कि यहाँ ये स्थिति है, इस चीज का हम फायदा उठा सकते हैं। इसलिए अंग्रेजों ने धीरे 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 धीरे, अब ये इतिहास का हिस्सा है, अंग्रेजों ने धीरे धीरे पार्टी बदलनी स्टार्ट कर दी। और किस तरह किया इतिहास में अच्छे से पढ़ेंगे हम, कि किस तरह कभी किस राजा को कभी किस राजा को उससे सहायता करके ऐसे करके उथल पुथल करना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये राजनीति में इंटरफेयर करने लग गए। कौन? अंग्रेज। अंग्रेज भी बोले तो ये कंपनी के अधिकारी है ना। ये सबसे पहले इन्होंने एक छोटी सी जगह में, आप ये सोचिए कि छोटी सी जगह में आते हैं, एक छोटे से जगह में आते हैं और वहां पे ये दादागिरी करने लगे थे सबसे पहले, कि सब हम टैक्स नहीं देंगे, व्यापार करेंगे। ये सब इतिहास में हम अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरी चीज, अंग्रेज आए सबसे पहले इन्होंने तीन जगह चुनी, बंगाल, मद्रास और बंबई। और सबसे मेन बनाया इन्होंने बंगाल को। बंगाल का मतलब जो वर्तमान बंगाल है, ये बंगाल नहीं। बंगाल में आपका बिहार का एरिया, झारखंड का एरिया, थोड़ा यूपी का टच एरिया है बिहार से, वो एरिया, और बांग्लादेश। ये जो इतना बड़ा एरिया है ये बंगाल में आता था। इस जगह इतने बड़े जो भौगोलिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, यानी कि व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, तो ये सब एरिया मिला के बंगाल बनता था। उन लोगों ने बंगाल को ही इसलिए चुना क्योंकि ये देखिए, वो इतने अंग्रेजों की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी नौसेना। उधर से बंगाल का एरिया, मतलब इन्होंने क्या किया, आपने जब इतिहास में पढ़ेंगे कि जो भी आक्रमणकारी आ रहे हैं वो उस रास्ते से, पाकिस्तान अफगान वाले रास्ते से आ रहे थे। और यहाँ पे अंग्रेजों की ताकत सबसे बड़ी क्या थी, उनकी नौसेना। तो किस जगह पे, ताकि आसानी से व्यापार कर सके। अब मतलब भारत का ये हिस्सा, इधर की साइड से आप देखिए बंगाल वाला हिस्सा जो समुद्र से टच होता है, इधर का हिस्सा, फिर नीचे आप ये मद्रास वाला पूरा हिस्सा, और इधर से बचा हुआ ये वाला हिस्सा। इन तीनों हिस्सों को अंग्रेजों ने इस टाइप से, इन तीनों हिस्सों को अंग्रेजों ने कवर में लिया। यहाँ पे अपनी अपनी, अब स्टार्टिंग इन्होंने यहीं से की है। और अब आप ये देख लीजिए, इस एरिया में आपका ये बिहार वगैरह जो भी है ये आ गया। बिहार, जो यूपी का एरिया है, ये सब इस एरिया में आ गया, बंगाल के एरिया में। तो सबसे पहले इनका जो राजनीति में हस्तक्षेप किया इन्होंने बंगाल में इसलिए किया था। अब अंग्रेज धीरे 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 हस्तक्षेप करते गए राजनीति में। 1757 का टाइम आता है, मतलब 1600 से 1757। 1757 के समय इनकी दादागिरी इस तरह बढ़ गई कि इन्होंने, मतलब जो जहां पे जिस जगह ये कंपनी का कारखाना व्यापार कर रहे थे, उस जगह जो वहां का नवाब था, इन्होंने वहीं से उसी से युद्ध कर लिया। ये देखिए इनकी स्थिति अब अभी तक भी। और उस युद्ध के बाद भी अब आप देखिए कि उस युद्ध में बंगाल के नवाब जो इनसे भिड़ जाता है, तभी भी बचा हुआ जो भारत का हिस्सा था, जिनको क्लियर पता चल गया था कि उन्होंने धीरे धीरे पांव पसारने शुरू कर दिए थे, लेकिन फिर भी भारत का एक भी शासक उस समय बंगाल के नवाब के साथ नहीं था। और ना ही उन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अंग्रेजों के खिलाफ वो किया। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी वहीं रह गई। 57 के टाइम पे, सन 1757 में, जब हमने पार्ट में बांट के इसको पार्ट में बांट के देखते हैं। 1600 में जब ये भारत में आते हैं व्यापार करने के लिए, 1600 ईस्वी के समथिंग परमिट लेके, उसके बाद में ये 1757 तक का इनका ये कार्यकाल समझ लीजिए। उसके बाद में जो आप ये एक्ट वगैरह पढ़ते हो, इनके जो कानून वगैरह है, वो तो खैर अलग से है, लेकिन अभी हम पार्ट में देखते हैं। तो फिर इसके बाद में सन 1857 और 1857 से 1947, ये 4 हिस्से हैं। इन चार हिस्सों को ही संवैधानिक इतिहास कहा जाता है। भारतीय संवैधानिक इतिहास मतलब संविधान की मूल जड़ें यहीं से निकल के आती है, इस जगह जरूरत पड़ती है। और जो संविधान सभा का जो अभी स्टार्ट करते हैं हम क्लासेज, जो अभी आज सीधे मतलब इस पार्ट को छोड़ के सीधा संविधान सभा पे आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ाने के लिए, जो वो 1947 के बाद का हिस्सा है, 1947। और जब हमारा संविधान लागू होता है उस समय तक का हिस्सा आता है। तो अब इसको पढ़ना क्यों जरूरी है?
इसको इस हिस्से को पढ़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम जो आगे संविधान सभा में जो भी पद वगैरह सृजित करेंगे ना, वो आधे से पद जो इसके बीच में जो एक्ट्स है ना, उनमें से ही मिल जाएंगे आपको। आदि से नींव आपको वहीं से समझ में आ जाएगी। इसलिए इनको एक बार, ये थोड़ा टफ टॉपिक है लेकिन इसलिए इनको पढ़ना जरूरी है। 1600 से 1757 तक ये लोग पांव पसारते हैं, धीरे 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 पांव पसारते हैं। अब उसके बाद में सबसे पहले प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध पिछली क्लास में भी मोस्ट बता दिया था, ठीक है। प्लासी का युद्ध, प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को हराते हैं। बंगाल के नवाब को हरा के बंगाल पे सबसे पहले कब्जा करते हैं। और बंगाल पे क्यों किया था ये बात हमने बता दी। प्लासी के युद्ध के बाद में दोबारा ज़ईफ़-ई कसर 64 के युद्ध में 1764 बक्सर का एक ऐसा बक्सर का युद्ध है जिसने पूरे भारत का इतिहास, भारत का वर्तमान उस समय का और भारत का भविष्य तीनों बदल दिए थे। क्योंकि अंग्रेज जो कि एक कंपनी के रूप में आए थे, उन्होंने आप कंप्लीट यानी संपूर्ण भारत पे डायरेक्ट बोलो चाहे इनडायरेक्ट अगर हम बोलते ना, तो दिल्ली को, अवध को, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, दिल्ली, अवध, बंगाल को ये पहले हरा चुके थे, इन सब रियासतों को ये हरा चुके थे। डायरेक्ट तो इन्होंने यहाँ नियंत्रण कर लिया था और अपनी ताकत या बलबूते पे इनडायरेक्ट इन्होंने बचे हुए भारत पे भी अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी। तो 1764 का जो बक्सर का युद्ध है, जिसको इतिहास में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, उस इतिहास में अंग्रेज इतने ताकतवर हो गए थे कि वो दिल्ली के नवाब तक को हरा दिया था इन लोगों ने। अब मतलब भारत की पूरी राजनीतिक सत्ता का केंद्र दिल्ली और दिल्ली का नवाब फ्री, दिल्ली का मुगल शासक फ्री, यही स्थिति। अब उसके बाद में आप सोच सकते हो अब किसका सीधा स्थापित होगा? सीधा कंपनी का स्थापित होगा। अभी तक भी कंपनी का शासन है, अभी हम अंग्रेजों का शासन नहीं बोलेंगे। 64 में कंपनी का शासन होता है। अब ये बात सीधी पहुंचती है ब्रिटिश पार्लियामेंट। अब वो बोलते हैं कि भैया हमने भेजा तो इन लोगों को इस काम के लिए था, ये ऐसे तो है, कोई दिक्कत नहीं है कि ये हमको टैक्स कर वगैरह जो भी कर रहे हैं, टैक्स वगैरह दे रहे हैं, लेकिन इनमें क्या है, थोड़े इनके भाव बढ़ते जा रहे हैं, इनके ऊपर नकेल खींचनी जरूरी है। और नकेल खींचनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आप विश्व इतिहास में पढ़ेंगे कि इंग्लैंड ने जब अमेरिका पे वो किया था, तब क्या हुआ था। ब्रिटिश संसद को अच्छे से पता था कि उस समय क्या हुआ था। तो ये भारत पे पकड़ रखना चाहते थे, लेकिन कंपनी के थ्रू नहीं, अपनी पकड़ रखना चाहते थे। लेकिन इन्हें भरोसा था इस कंपनी से, ब्रिटिश कंपनी की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस पे भरोसा था। तो इन लोगों ने कहा कि शुरुआत में लोग क्या करते हैं, अब यहीं से शुरुआत होती है रेगुलेटिंग एक्ट की। एकमात्र रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अब हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जो पहली बार है। इसको रेगुलेटिंग एक्ट ही क्यों कहते हैं, इसमें क्या क्या प्रावधान थे, ठीक है। इसके बाद में भारत की राजनीतिक सत्ता में क्या क्या परिवर्तन आया, और रेगुलेटिंग एक्ट 73 के बाद में जो आगामी एक्ट थे उनमें और इस एक्ट में, वो एक्ट सारे के सारे 73 के बाद के जो भी एक्ट है, हर 20 साल में आपको पता है 73 के बाद में 93 का आ गया, उसके बाद में 13 का आ गया, फिर 33 का आ गया। ये सारे एक्ट तो चार्टर एक्ट है। तो चार्टर एक्ट और रेगुलेटिंग एक्ट में क्या डिफरेंट है, एक तो ये चीज, और पहला वाला रेगुलेटिंग एक्ट ही क्यों कहते हैं, एक ये चीज। अब हम 1600 से 1772, ठीक है, सॉरी 73 यहाँ तक आते हैं। और अब हमारा पहला एक्ट, उसके बारे में पढ़ते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो 73 का फर्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, 73 के रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, यहाँ आप ये समझिए कि एक तरीके से इसको रेगुलेटिंग को, ये सब निकला है रेगुलेशन से। आपको पता है रूल्स एंड रेगुलेशन मतलब एकदम नियमवार, नियम अनुसार, क्रमबद्ध। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको नियम वाइज, सीक्वेंस मतलब नियम, रूल्स के अकॉर्डिंग चलाने के लिए ये एक्ट आता है, इसलिए इसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। और चार्टर एक्ट जो बोल रहे थे वो आएंगे अधिकार पत्र, मतलब उन जो नियम से जो शासन चला रहे हैं तो उनको और कुछ अधिकारों में बढ़ोतरी की गई। फिर अगले चार्टर एक्ट में उनको और कुछ अधिकार दिए गए, इसलिए वो सारे चार्टर एक्ट कहलाते थे। नियमन के लिए ये एक्ट आता है। ब्रिटिश संसद में ये जो ब्रिटिश वहाँ के जो अधिकारी थे उन लोगों ने इस एक्ट के तहत कुछ चीजें पास की। सबसे पहली चीज तो इस चीज का ये पॉइंट ध्यान रखना, ये ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीयों के लिए बनाया गया प्रथम कानून, भारतीयों के लिए बनाया गया प्रथम कानून। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, इससे पहले संसद द्वारा
कोई कानून नहीं बनाया गया था, कोई नियम कोई कानून कुछ नहीं था जो ब्रिटिश कंपनी है उसके लिए। इसका मतलब आप ये मत समझना कि मतलब ब्रिटिश संसद को भारतीय लोगों पे दया आ गई, उन लोगों ने भाई सब कंपनी की वो करने के लिए, उन्होंने इसका कोई उद्देश्य नहीं था भारतीय लोगों पे दया करने का। उनका मेन मोटिव क्या था कि एकदम मतलब जो ये चल रहा है, कंपनी शासन कर रही है, इसको अपने अधीन पूरी तरीके से अपने अधीन में लेना और जो शासन है उसको नियम वाइज चलाना। ठीक है। दूसरी चीज, पहले एक चीज का और क्लियर कर लीजिए, ये जो अंग्रेज थे ये भी कम कलाकार नहीं थे। ये उपहार गिफ्ट इनके नाम पे, टैक्स इनके नाम पे अच्छे खासे पैसे लेते थे। और जो पैसे मतलब अगर ये कुछ व्यापार से पैसे कमाते तो उसका टैक्स इनको कहाँ देना पड़ता था, ब्रिटिश में भेजना, वहां भेजना पड़ेगा। तो ये लोग क्या करते थे कि भैया ये तो हमको क्या मिला है, गिफ्ट मिला है, इसका हम कहीं का टैक्स दें, ये तो इन लोगों ने हमको गिफ्ट दिया है। इससे वहां माली हालत थोड़ी असंतुलित होने लगी। तो उन लोगों ने सबसे पहले वहां से नियम, इस नियम में एक चीज पास की गई इनके लिए कि भैया कोई भी गिफ्ट, कोई भी उपहार या फिर रिश्वत, कुछ भी कह लीजिए आप जो ब्रिटिश जो अधिकारी है वो नहीं लेंगे, आप नहीं ले सकते। जो भी लेना है टैक्स के माध्यम से लेना है आपको। तीसरी चीज, अब मैंने आपको पहले बताया था इन लोगों ने बंगाल को, मद्रास को और बंबई को चुना। और इसी एरिया को क्यों चुना ये भी हमने पहले बात कर ली। अब इस जगह क्या किया इन लोगों ने, जो मद्रास और जो बंबई वाला एरिया है, जो जगह है, वहां एक रेजिडेंसी की स्थापना की। और वहां पे इन दोनों को किसके अधीन कर दिया, बंगाल के अधीन। इन दोनों पे अंग्रेजों की जो प्रेसिडेंसी है, अंग्रेजों की जो अधिकारी है, वो अधिकारी किसके अधीन रहेंगे, जो बंगाल के। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अब बचे ही है, उनकी बात करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इस चीज में, सबसे पहले तो इनमें ये समझिए 1773 में इन लोगों ने एक भारत के लिए, अभी जो भारत की हम बात कर रहे हैं वो इन तीनों एरिया की बात कर रहे हैं, अभी हम 73 तक, इन लोगों ने भारतीयों के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। पहली चीज आ गई, जो सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान अभी हमारे संविधान में है, उसी तरह के एक सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान किया गया 1773 के एक्ट में, और इसे स्थापित कब कर दिया गया, सन 1774 में इसे स्थापित किया गया। अगर एग्जाम के ऑप्शन में 73 रहता है तो आपको 73 करना है, 73 74 दोनों रहता है तो 74 करना है। सुप्रीम कोर्ट जो लॉर्ड इम्पे है वो क्या थे, फर्स्ट जज थे। इतना सा और ध्यान रखना थोड़ा कोने में, जो लॉर्ड इम्पे थे वो प्रथम न्यायाधीश बनते हैं इस सुप्रीम कोर्ट में। चलो ये तो हो गई बाहर की बातें। अब सबसे मेन, आपने सुना होगा जनरल, गवर्नर जनरल, वायसराय, तो ये इसका जो शुरुआत होती है ना वो यहीं से होती है। अब ऐसे समझिए हम बात कर रहे हैं मद्रास, बंबई और बंगाल की, इन तीनों की बात कर रहे हैं जहां पे इनका अधिकार था, इस कंपनी का व्यापारिक अधिकार था। तो व्यापारिक अधिकार में जो मद्रास का क्या होगा, एक गवर्नर होगा, वही बंबई का होगा, और एक गवर्नर बंगाल का होगा। लेकिन अब इन लोगों ने बंगाल को क्यों सबसे बड़ा चुना, इसकी हमने बात कर ली, क्योंकि एक समय था जब बंबई में तो अंग्रेजों की वैल्यू ही नहीं रही थी। मेन कहां था इनका रुतबा, मेन जो भी था बंगाल में। बंगाल में जो गवर्नर था वहां पे जो उस गवर्नर जनरल था उसकी जगह एक पद सृजित किया इन लोगों ने, गवर्नर जनरल का। गवर्नर जनरल का एक पद सृजित किया इन लोगों ने, और वो गवर्नर जनरल जो बंगाल का गवर्नर था उसी को गवर्नर जनरल इन लोगों ने बना दिया। लेकिन वो उसके अधीन जो बंबई और मद्रास है, जो वहां के गवर्नर है वो उस बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन ही कार्य करेंगे।
ठीक है, ये चीज क्लियर। और जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब ये तो सारी चीज आपने रट के रखी है कि प्रथम गवर्नर जनरल ये लॉर्ड कर्जन जो भी है, ये तो सारी चीज आपने रट रखी है। लेकिन यहां से अब किस किस चीज की शुरुआत हो जाती है? एक तो आपके गवर्नर जनरल की। अब यह चीज आगे जाएगी कब? बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल उस एरिया का, समझ में आ गया? वहां का गवर्नर जनरल कब भारत का गवर्नर जनरल बनता है, कब वायसराय बनता है, ये आगे के चार्टर एक्ट्स में आएगा। अब मेन 73 के एक्ट की 3-4 चीजें जो आपको क्लियर ध्यान आ गई यहां से। अब आपको समझना हो क्वेश्चन आए कि संविधान में वर्णित सुप्रीम कोर्ट की जो अवधारणा है, जो प्रावधान है, वो कहां से है? तो अब उसका आंसर आपको यहां से समझना चाहिए। आपको 3, चाहे देशों के ऑप्शन दे चाहे कहीं से भी दे, आपको ये ध्यान रखना है उसकी अवधारणा जहां से सोचा गया वो है 73 का रेगुलेटिंग एक्ट। और वो 73 का रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद से आया था, तो वहां समझ लीजिए। लेकिन इसकी अवधारणा कहां से आ गई? 73 के एक्ट से। तो 73 के एक्ट की तीनों चारों चीजें हो गई। अब हम कंटिन्यूसली धीरे धीरे 73 के बाद में जो जो एक्ट आए उनमें क्या क्या प्रावधान थे, क्या क्या जो उनके आगे जो उनको सुधार करने के लिए उनके जो दूसरे एक्ट आए थे, उन सब की बात करेंगे। अब कंटिन्यूसली हमारी क्लास अब पटरी पे इसी तरह चलती रहेगी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में अब इस एक्ट में क्या कमियां थी, इनको दूर करने के लिए क्या प्रावधान किए गए, इन सब की बात करेंगे और अगला एक्ट की बात करेंगे। तो अब इसकी वीडियो आपको, ये पॉलिटिकल की, राजनीतिक विज्ञान की वीडियो कंटिन्यूसली मिलती रहेगी एक प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज, ठीक है। और इसकी जो पुरानी वीडियो थी उसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के लिंक में। और अब 1, 2, 3 क्रम वाइज डाल दीजिए। पहला टॉपिक भारत का संवैधानिक इतिहास, संवैधानिक इतिहास मत डालना, भारतीय संवैधानिक इतिहास डालना। और अब मिलते हैं इसी वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।